कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भोजन की महत्वता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। 3 भोजन की महत्ता, यानी भोजन की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। स्वस्थ जीवन यापन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, यानी स्वस्थ जीवन जीना सभी का अधिकार है और जितना स्वस्थ जिएंगे उतना ही इंसान खुश रह सकता है। भोजन उसके उत्तम स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन से ही या भोजन के द्वारा ही दैहिक यानी शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक और नैतिक बल प्राप्त करता है। इस प्रकार भोजन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में से एक है। यह वायु और जल के बाद मनुष्य की सबसे अनिवार्य यानी सबसे जरूरी चीज है हमारे जीवन में भोजन। भोजन सभी पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, यानी सारे पोषक तत्व उस भोजन में मौजूद होने चाहिए। इसके विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने का तात्पर्य है कि शरीर विभिन्न यानी अलग अलग रोगों से दूर रहकर स्वस्थ शरीर अपनी क्रिया भली भांति करता रहे। लेकिन भोजन जीवन के लिए है, न कि जीवन भोजन के लिए, यानी हमें आवश्यकता अनुरूप भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे दिन उल्टा सीधा जटर पटर हम खाते रहें, वो चीज गलत है। भोजन न तो कम करना चाहिए और न ही अधिक करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें भोजन के विभिन्न तत्वों को भी ध्यान में रखना। ध्यान न देने से शरीर में या तो वसा एकत्र यानी फैट इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होने से हृदय संबंधी यानी जो दिल से संबंधित रोग होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर शरीर निर्बल यानी उसमें शक्ति नहीं रहती और पीला होकर बहुत से दूसरे कष्टों यानी बहुत से अलग अलग रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कि ज्वर यानी बुखार, क्षय आदि रोगों ग्रस्त हो जाता है। क्षय यानी एक बुखार का एक प्रकार होता है, तपेदिक। यदि भोजन में केवल प्रोटीन ही खाया जाए तब विभिन्न ऊतकों की मरम्मत तो अवश्य होगी, लेकिन कार्बोज के अभाव में शरीर अपना निश्चित ताप नहीं रख सकेगा। विटामिन और लवण युक्त जो फल और सब्जियां न खाते हैं उनसे शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि अपनी अवस्था, व्यवसाय और आवश्यकता के अनुसार निश्चित समय पर और स्वच्छ स्थान पर विभिन्न प्रकार के तत्वों की उचित मात्रा से युक्त हमें भोजन करना चाहिए। अपनी उम्र के हिसाब से खाना खाना चाहिए। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं हम क्या देखते हैं कि वो लोग कम खाना खाते हैं। बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बढ़ती उम्र में होते हैं, तो वो ज्यादा खाना खाते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर भूख लगने लगती है। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन, जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण होते हैं, जिसमें पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, विद्यमान यानी मौजूद होना या उपस्थित होते हैं। संतुलित भोजन के कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला दैहिक कार्य यानी शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। 3 कार्यों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे दैहिक कार्य में। भोजन का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा यानी शक्ति प्रदान करना है। इस ऊर्जा को हमारा शरीर खेलने कूदने, भागने दौड़ने और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में लाता है। ये हमारे शरीर के लिए ये कार्य करता है। हमारे भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य तत्व हैं, जिसमें कार्बोज और अधिकांशतः यानी ज़्यादातर अन्न, दालें, गुड़, चीनी, आलू, मेवे, तेल और घी आदि से होती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले ये भोज्य पदार्थ हमारे भोजन में उचित मात्रा में होने चाहिए। इनके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो ऊर्जा के लिए प्रोटीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्जा की माप कैलोरीज में होती है। किसमें होती है? कैलोरीज में। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है वह 1 कैलोरी के बराबर मानी जाती है। भोजन में हमारे शरीर में नए तंतु बनाने वाले भोज्य पदार्थ भी होते हैं। वो क्या बनाते हैं? अलग तंतु। हमारे नए तंतुओं का निर्माण गर्भवती महिला, जो लेडीज जिनके गर्भ में शिशु होता है,
और शिशु के बढ़ने के लिए शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त नित्य यानी रोज कार्य में लगे रहने के कारण हमारे शरीर के जो तंतु हैं वो लगातार टूटते रहते हैं और नए कार्यों और नयों का निर्माण करते रहते हैं। प्रोटीन, जल और खनिज लवण इन तंतुओं का निर्माण करते हैं। हमें प्रोटीन की प्राप्ति दूध और उससे बने भोज्य पदार्थों, अंडों, मांस, मछली, मूंगफली, सोयाबीन, मेवों, दालों और हरी फलियों आदि से हो जाती है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हमारी शारीरिक क्रियाओं को गतिशील यानी चलायमान रखना और शरीर की रोगों से सुरक्षा करना होता है। इस कार्य के लिए मुख्य तत्व हैं प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। ये हमारे भोजन में इन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है यानी बहुत ही आवश्यक होता है। इनकी प्राप्ति हरी और ताज़ी सब्जियों, फल, दूध से बनी भोज्य पदार्थ, अंडे, मांस और मछलियों से हो। अब आता है हमारा दूसरा कार्य है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में भोजन हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है बल्कि मनोवैज्ञानिक संतोष भी प्रदान करता है यानी सेटिस्फैक्शन आ जाता है। इसीलिए संतुलित भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारी भूख को शांत कर दे, उससे मन की भी संतुष्टि हो जाती है। यदि हमें अपने मन के अनुसार खाना मिल जाता है ना तो हमारे अंदर एक अलग सी खुशी आती है। अगर मम्मी घर में भिंडी बना दे या तोरई बना दे तो हम लोग क्या करते हैं, उसे नहीं खाते। क्यों? और खा भी लेते हैं तो मन मार के, फिर भी हमारा पेट भूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन के अनुरूप नहीं है, वो हमें पसंद नहीं होता। यानी मन की संतुष्टि सबसे ज़रूरी होती है। नियमित रूप से यानी रोज़ाना ऐसा ही भोजन ग्रहण करते हुए हम स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। तरह तरह के व्यंजन भले ही हमें कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन नियमित रूप से अंगीकार यानी मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे व्यंजन से मन अधिक दिनों तक संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर आपको लगातार पिज्ज़ा या बर्गर खिलाया जाए, रोटी खिलाई नहीं जाए, तो आप एक दिन नोटिस करेंगे कि यार अब तो रोटी खानी है। वो इसी वजह से, क्योंकि लगातार हम उन चीज़ों को नहीं खा सकते। न ही शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सकती है। परंपरागत भारतीय विचारधारा यह मानती है कि हम जैसे भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन बनता है। जैसा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध भोजन बनेगा। भोजन हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है, इसीलिए शुद्ध और सात्विक भोजन को ही लाभकारी भोजन माना गया है। अब तीसरा कार्य आता है हमारे सामने सामाजिक कार्य। इसके अलावा हमारा भोजन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। यह मैत्री यानी दोस्ती का आधार है। इससे आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। प्रीतिभोज यानी कहीं पर पार्टी या दावत जिसे कह सकते हैं हिंदी भाषा में, उसके रूप में ऐसा वातावरण बना देते हैं जहां विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोग मिलजुल कर एक साथ में भोजन करने के अलावा परस्पर खुलकर बातें भी, वार्तालाप भी करते हैं, जिससे मोनोलिज्म मिट जाता है। इस प्रकार मोनोलिज्म यानी मन के जो मतभेद होते हैं वो मिट जाते हैं। इसी प्रकार त्योहारों और पर्वों पर मिष्टान्नादि यानी मिठाइयों का आदान प्रदान भी मैत्री का ही प्रतीक है। एक दूसरे के हर्षोल्लास में यानी खुशी में सम्मिलित होने का यह एक जरिया या फिर भोजन की मात्रा और प्रकार व्यक्ति की आयु, प्रकृति और उसके काम और स्थानीय जलवायु पर निर्भर करती है। आप सबको एक ऐसा भोजन अनुकूल नहीं होगा, एक जैसा सब भोजन नहीं खा सकते। जो लोग केरल में भोजन खाते हैं वो हम दिल्ली वाले नहीं खा सकते, जो हम दिल्ली वाले खा सकते हैं वो केरल वाले नहीं खा सकते। बच्चों को सदा और सहज सुपाच्य भोजन ही देना चाहिए, यानी जो आराम से पच जाए वह सुपाच्य कहलाता है। जवानों को पौष्टिक भोजन चाहिए और बूढ़ों को हल्का और पाचक भोजन चाहिए होता है। भारत में स्त्रियों के भोजन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। स्त्रियां, महिलाएं क्या करती है, जो बच जाता है वो खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्भवती और कामकाजी महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलते रहना चाहिए। उसके भोजन में विटामिनों के साथ साथ लौह तत्व यानी आयरन और कैल्शियम प्रदान करने वाली वस्तुएं भी उसमें शामिल होनी चाहिए यानी सम्मिलित होनी चाहिए।
मस्तिष्क का कार्य करने वाले पुरुषों के भोजन में प्रोटीन की और शारीरिक श्रम करने वाले पुरुषों में कार्बोज की मात्रा होनी चाहिए। हमारा भोजन जलवायु से भी प्रभावित होता है। गर्म प्रदेश में रहने वालों को ठंडे प्रदेश में रहने वालों की अपेक्षा कम भोजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए गर्मियों में भूख कम होने के कारण संतुलित भोजन की कम और जाड़ों में भूख अधिक होने के कारण संतुलित भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन के नियमितता यानी भोजन का लगातार समय पर खाना बहुत विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी अनियमितता पाचन संसाधन के साथ संस्थान के विभिन्न अंगों को नियमित रूप से विश्राम नहीं करने देती। फलतः अजीर्ण और कब्ज, अजीर्ण यानी अपच, जिसे खाना पचता नहीं है वो, और कब्ज होने लगता है। इसके अलावा भोजन पाचन पर वातावरण और मानसिक स्थिति का भी विशेष प्रभाव डालता है। अतः हमें स्वस्थ वातावरण में प्रसन्न मन तथा चिंताओं से मुक्त रहने हुए भोजन करना चाहिए। इस प्रकार किया हुआ भोजन हमारे उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी यानी चाबी है। भोजन हमेशा शांतिपूर्ण और चबा चबा कर करना चाहिए, तभी तो भोजन का रस बनेगा और स्वाद भी ज़्यादा आएगा। एक ही रोटी को काफ़ी चबा चबा कर खाया जाए तो उससे वही ऊर्जा मिलेगी जो जल्दी जल्दी 4 रोटियां निगल लेने से मिलती है। यानी हम क्या करते हैं, फटाफट खाना खाते हैं, ऐसा नहीं। जब भी हम खाना खाएं तो ये ध्यान रखें कि भोजन को हम चबा चबा कर खाएं। जितना हम चबाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, हमें ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए दांतों की सुरक्षा आवश्यक है। दांत मजबूत होंगे तभी हम खाने को चबा पाएंगे। जिसके दांत टूट जाते हैं उसके लिए भोजन का आनंद यानी भोजन का मज़ा भी खत्म हो जाता है, वो अपने मनपसंद चीज़ें नहीं खा पाता। कुछ लोग यह मानते हैं कि मांसाहार शाकाहार की तुलना में अच्छा होता है, लेकिन यह एक भ्रम है, ये सच नहीं है, ये धोखा है। यो तो मांस के प्रति रुचि या अरुचि मनुष्य की अपनी वरीयता और विश्वास का प्रश्न है, पर यह सच नहीं कि मांसाहार से सभी पोषक तत्व मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग मांसाहार की तुलना में शाकाहार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। सही भोजन मिल जाए तो रोग पास में नहीं पटक सकते, जो ठीक समय पर ठीक मात्रा में किया जाए और जिसमें भोज्य पदार्थों में संतुलन हो और जो सुपाच्य हो। बिना भूख के खाना गरिष्ठ पदार्थ खाना, गरिष्ठ यानी जो न गलता हो या देर में गलता हो, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म खाना और ठूस कर खाना मौत को दावत देना होता है, यानी जल्दी मृत्यु के संकेत होते हैं। इसीलिए सद्य प्रणोपरान्य जिह्वा को वश में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। भूख में या कम खाने से इतने लोग नहीं मरते जितने ज़्यादा खाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अनाप शनाप खाने से लोग मर जाते हैं। सच तो यह है कि सूक्ष्म और सदा भोजन अमृत है। भूख जैसा कम और सादा भोजन जो है वो अमृत के समान माना गया है। अधिक और गरिष्ठ भोजन विष यानी जहर के बराबर है। अब यह खाने वाले की इच्छा है कि वह अमृत खाएगा या फिर विष। ये पाठ संकलित है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।